नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, आप सुन रहे हैं प्यासा सावन का चौथा और अंतिम भाग। उमा ने जब होटल के कमरे में प्रवेश किया तो कमला जी आराम कुर्सी पर विराजमान थीं। आहट पाकर उन्होंने पलटकर देखा। उमा ने हाथ जोड़कर नमस्ते की और पास आते हुए बोली, क्या बात है, आप स्वस्थ तो हैं? यूं ही जरा ठंड लग गई है, इसके कारण बुखार हो गया है। अर्चना कहाँ है? उमा ने दाएं बाएं देखते हुए पूछा। डॉक्टर के यहाँ गई है, दवाई लेने। आपने मुझे याद किया था? उमा ने कुर्सी कमला के पास खींचते हुए पूछा। हाँ, सोचा तुम्हारा वचन तुम्हें याद दिला दूं। मुझे अपना वचन याद है बहन। अब आपको अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। भगवान की दया से वह दिन अब दूर नहीं जब हम दुनिया के सामने वास्तविकता प्रकट कर सकेंगे। अर्चना के चरण पड़ते ही राकेश का भाग्य बदलना आरंभ हो गया है। खानदान की खोई हुई साख वापस लौट रही है। अब यह मामला तुम्हारे ही हाथों में है उमा। मैं भी आखिर काम धंधा छोड़कर कब तक यहाँ बैठ सकती हूँ? मुझे इस बात का पूरा ध्यान है। जहाँ इतना धैर्य किया है, 2-1 महीने और सही। मुझ में तो धीरज है, किंतु जब अर्चना के सुलगते जीवन की तड़प का विचार आता है तो उदास हो जाती हूँ। किंतु जब ये उदासियाँ खुशियों में परिवर्तित हो जाएंगी तो दुख स्वयं ही भूल जाएंगे। आशा और धीरज ही तो स्त्री का जीवन है। यही उसकी शक्ति है, उसका सर्वस्व है। कुछ देर की बातचीत के बाद जब उमा ने जाने की आज्ञा मांगी तो कमला जी बोली, ठहरो, चाय तो पी लो, अर्चना भी आती ही होगी। नहीं बहन, अब चलती हूँ। आज वह भी घर पर नहीं है, डबल शिफ्ट चल रही है, बाबूजी अकेले हैं। उमा यह कहकर कमरे से बाहर निकल गई। कमला जी आंखें बंद करके फिर आराम कुर्सी पर लेट गईं। उमा की सांत्वना ने उनकी व्याकुलता को कम कर दिया था। कुछ देर की बातचीत के बाद जब उमा ने जाने की आज्ञा मांगी तो कमला जी बोली, ठहरो, चाय तो पी लो, अर्चना भी आती ही होगी। नहीं बहन, अब चलती हूँ। आज वह घर पर नहीं है, डबल शिफ्ट चल रही है, बाबूजी अकेले हैं। उमा यह कहकर कमरे से बाहर निकल गई। कमला जी आंखें बंद करके फिर आराम कुर्सी पर लेट गईं। उमा की सांत्वना ने उनकी व्याकुलता को कम कर दिया था। सीढ़ियाँ उतरते उतरते उमा अचानक ठिठक कर रह गई। सामने कॉरिडोर में उमेश लिली की कमर में हाथ डाले धीरे धीरे चल रहा था। लिली का सिर उमेश के सीने में से लगा था। उमा भौचक सी वहीं खड़ी रह गई। यह दृश्य उसे व्याकुल करने के लिए पर्याप्त था। क्षण भर के लिए तो उसके मन में आई कि वह बेधड़क पति के सामने जा खड़ी हो और अभी उसी के सम्मुख उसके झूठ को नग्न करके रख दे। किंतु कुछ सोचकर वह रुक गई। वह स्वयं यहाँ होटल में किस कारण आई थी? इसका उसके पास क्या उत्तर था? उमेश ने पूछ लिया तो वह क्या कहेगी? पति की दृष्टि से बचने के लिए वह झट ही एक अंधेरे कोने में छिप गई और सांस रोककर उस निर्लज स्त्री को देखने लगी जो उसके पति को छीनकर नरक में लिए जा रही थी। उसके मन का देवता आज एकाएक अपने सिंहासन से गिर गया था। उसने स्वयं अपनी आंखों से उसका पतन देख लिया था। जब लिली और उमेश आगे निकल गए तो वह भारी मन से लड़खड़ाती हुई होटल से बाहर चली गई। घर से लौटते ही उसने हॉल में राकेश को देखा जो राजा के दोनों हाथ पकड़कर उसे झुला रहा था। उमा को देखते ही राकेश उसकी ओर लपका और उत्साहपूर्वक स्वर में बोला, बधाई हो भाभी, हमारा काम बन गया। 2 महीनों की ही सप्लाई में पूरे 2 लाख का लाभ प्राप्त हुआ है। तब तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। उमा ने बलपूर्वक ओठों पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, शायद हमारे दिन फिरने वाले हैं। हाँ भाभी, हर रात के बाद सवेरा होता है। हाँ राकेश, किंतु जब इस सवेरे के बाद फिर आने वाली भयानक रात की कल्पना मैं करती हूँ तो हृदय कांप जाता है। क्या बात है भाभी, आप किस चिंता में हैं? कहाँ से आ रही हैं आप? तुम्हारी कमला जी से मिलने गई थी। क्यों? उन्होंने बुलाया था, मेरा दिया वचन स्मरण कराने के लिए। तो क्या कहा तुमने? 2-1 महीने में उनके मन का बोझ हल्का कर दूंगी, यही वचन दिया है मैंने। तो इसमें चिंता की क्या बात है? बोलिए ना, कुछ और बात हुई क्या? नहीं तो ये तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? नहीं भाभी, तुम अवश्य मुझसे कुछ छुपा रही हो। कहो ना, तुम्हें मेरी सौगंध, जो हृदय में कुछ रखो। उमा की रुकी हुई सांसें सिसकियों में परिवर्तित हो गईं। उसने जो दृश्य होटल डीलेमार में देखा था वह सब रुक रुक कर प्रकट कर दिया। राकेश को भाभी की मनोदशा देखकर अत्यंत दुख हुआ। उसे भैया के इस व्यवहार पर क्रोध भी आया। वह चिल्लाकर बोला, ओ, वह लिली ही होगी।
लिली, तुम उसे कैसे जानते हो? जानता तो एक समय से हूँ, किंतु इस पीड़ा को हृदय में दबाए बैठा हूँ। मैं नहीं चाहता था कि भैया आपकी दृष्टि से गिर जाएं और आपके दाम्पत्य जीवन में हलचल मच जाए। यह तुमने अच्छा नहीं किया राकेश। घबराओ नहीं भाभी, जब बात खुल ही गई है तो डर काहे का। मैं अभी जाकर इसका निपटारा किए देता हूँ। राकेश क्रोध में भरा हुआ कमरे से बाहर जाने लगा। उमा ने भड़कर उसका रास्ता रोक लिया और बोली, नहीं राकेश, नहीं, मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी। हट जाइए भाभी, भैया आपके जीवन में इस प्रकार खेल नहीं सकते। आप क्या जाने कि बाबूजी की बीमारी का लाभ उठाकर भैया ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। उन्होंने अपना सभी कुछ बेच खाया है। अब जो थोड़ा बहुत मान बच रहा है उसका मैं नीलाम ना होने दूंगा। मेरे अच्छे भैया, तुझे मेरी सौगंध जो उनसे झगड़ा करे, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि वह ज्वाला तुम्हारे और अर्चना के प्रेम की को अपनी लपेट में ले ले। किंतु इस प्रकार कुछ नहीं, अभी हमें बुद्धि और धीरज से काम लेना पड़ेगा, नहीं तो सब योजना धरी की धरी रह जाएगी। और फिर कुछ बाबूजी की बीमारी का ध्यान करो। यदि अब उन्हें कोई आघात पहुंचा तो वे संभल ना सकेंगे। राकेश चुप हो गया। भाभी के आंसुओं ने उसे पिघला दिया था। लिली ने उमेश के खाली गिलास में शराब भर दी और स्वयं अपना गिलास उठाकर हल्की हल्की चुस्कियां लेने लगी। उमेश ने लिली का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। लिली ने अपना गिलास मेज पर रखा और स्वयं को उमेश की बाहों में समर्पित कर दिया। उमेश ने उसका चेहरा दोनों हाथों में थामकर एक खनकता हुआ ठहाका लगाया और बोला, आज हमने फिर अपनी पत्नी को मूर्ख बनाया। उस पर यह प्रकट किया कि फैक्ट्री में ओवरटाइम हो रहा है, इसलिए रात बाहर रहना पड़ता है। लिली ने बड़े नखरे से उसका हाथ झटक दिया और बोली, किंतु डार्लिंग, हम इस प्रकार चोरी छिपे कब तक मिलते रहेंगे? ये पहाड़ सी रातें मुझसे अब अकेली नहीं काटी जाती। तुम्हें मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं। महीने भर में केवल 2-3 दिन ही मेरे साथ गुजारते हो। अरे, जो आनंद प्रतीक्षा में है वह मिलन में कहाँ? हाँ लिली डार्लिंग, उमेश झूमते हुए गुनगुनाया, जो मज़ा इंतज़ार में देखा वह कहाँ कसले यार में देखा। लिली झुंझला उठी, रहने दो अपना काव्य, जाओ हटो, व्यर्थ बात ना बनाओ। बस रूठ गई, केवल कुछ दिन और प्रतीक्षा करो मेरी अच्छी लिली, फिर हम सदा सदा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। उमेश ने अपना गिलास लिली के ओठों से लगा दिया और उसके ना करने पर भी गिलास में बची हुई शराब उसे पिलाते हुए बोला, यह सुंदर रात उल्हानों में खोलने के लिए नहीं लिली, मधुर और रसीली बातों के लिए है। यह कहते हुए उसने इतने बल से लिली के गाल में चुटकी ली कि वह बिलबिला उठी। इसी समय किसी ने बाहर से द्वार खटखटाया। लिली ने झट उसके आलिंगन से निकलकर किवाड़ खोले और सहसा ठिठक कर पीछे हट गई। फिर उसने गर्दन घुमाकर भयभीत दृष्टि से उमेश की ओर देखा। उमेश स्वयं आंखें झपका कर द्वार में खड़े बड़ी बड़ी मूँछों वाले उस लंबे तगड़े व्यक्ति को देखने लगा, जिसके साथ ही 2 लठैत गुंडे बड़ी बड़ी लाल आंखें लिए खड़े थे। उस व्यक्ति ने काले रंग का सूट डाल रखा था। कमरे में प्रवेश करते ही उसने मुड़कर किवाड़ में सिटकनी लगाई और कोने में सहमी खड़ी लिली की ओर बढ़ा। उसने झपट कर लिली का हाथ पकड़ा और पूरे बल से उसे अपनी ओर खींचते हुए लातों और घूसों की वर्षा आरंभ कर दी। बदमाश, चरित्रहीन, आवारा कुतिया, आखिर मैंने तुझे पकड़ ही लिया। मुझसे मायके का बहाना करके तू इधर रंगरेलियां बना रही है। नीच औरत, मैं तुझे आज जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसके दोनों लठैत साथा कूलों पर हाथ धरे उमेश को खा जाने वाली दृष्टि से घूरे जा रहे थे। उमेश का सारा नशा हिरन हो चुका था। लिली ने पीड़ा से कराते हुए उमेश की ओर संकेत किया और रोती हुई बोली, जॉन, मैं निर्दोष हूँ। यह व्यक्ति मुझे बहकाकर यहाँ ले आया है। मैं निर्दोष हूँ जॉन डार्लिंग, मुझे क्षमा कर दो। यह व्यक्ति लिली को छोड़कर उमेश की ओर बढ़ा और बूट की ठोकर से उमेश के हाथों में कांपता हुआ शराब का गिलास फोड़ते हुए बोला, तो यह है वह कमीना, बदमाश, तुच्छ कुत्ता जो मेरी पत्नी को भगाकर लाया है। ठहर, नीच रास्कल, हरामी, अभी तुझे इसका मजा चखाता हूँ। उमेश डरकर कांपता हुआ खड़ा हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके प्राण खींच लिए हों, शरीर का पूरा लहू निचोड़ लिया हो। वह रुक रुक कर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, भगवान कसम, मैं तो जानता भी नहीं था कि यह विवाहिता है, तुम्हारी पत्नी है। मैं इसे कहीं से भगाकर नहीं लाया, कहीं से भगाकर नहीं लाया भैया। शट अप। जॉन ने जोर से उमेश को धक्का दिया और वह लड़खड़ाता हुआ पलंग पर जा गिरा। जॉन झट अपने साथियों की ओर मुड़ा और बोला, राम सिंह, जल्दी पुलिस को फ़ोन कर दो कि लिली
होटल डीलेमार में मिल गई है। हमने उस बदमाश को भी पकड़ लिया है जो उसे भगाकर यहाँ लाया है और एक ब्याहता स्त्री की इज्जत से खेल रहा है। शीघ्र यहाँ पहुंचकर उसे कैद कर लें। नहीं नहीं, भगवान के लिए नहीं। उमेश उसके पैरों पर गिरकर बोला, आप विश्वास कीजिए, यह स्वयं ही मेरे पास चली आई हैं। मैं इसे कहीं से भगाकर नहीं लाया। मैं मान सम्मान वाला आदमी हूँ। मैं वचन देता हूँ कि अब इसकी सूरत कभी नहीं देखूंगा। हाँ, मेरी इज्जत बेचने के बाद मैं क्षमा चाहता हूँ जॉन बाबू। वह मेरी भूल थी, मेरी नीचत थी, गिरावट थी। अब मेरे परिवार की इज्जत आपके हाथ में है। यदि पुलिस का केस बन गया तो घर भर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वह बालकों के समान फूट पड़ा। तो इस इज्जत का तुम्हें मूल्य चुकाना पड़ेगा। क्या? उमेश बड़बड़ाया। 50,000। इतने अधिक रुपयों की मांग से उसका हृदय बैठ सा गया। मरी सी आवाज में उसने दोहराया, 50,000? हाँ, 50,000। तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए कुछ नहीं। यह तो सस्ते छूटे, वरना पुलिस केस बन गया तो इज्जत धूल में मिलेगी ही, धन अलग जाएगा। किंतु मुझे इससे क्या? राम सिंह, तुम शीघ्र अपना काम करो। पुलिस? उस व्यक्ति ने गंभीरता से अपने साथी की ओर देखा। उमेश घबरा गया। इज्जत लुटने के भय से उसने यह मांग स्वीकार कर ली और इतनी अधिक धनराशि एकत्र करने के लिए कुछ समय मांगा। जॉन ने अपने साथियों की ओर देखा और बोला, ठीक है, 24 घंटों के भीतर मुझे ये पैसे किसी भी प्रकार अवश्य मिल जाने चाहिए। उमेश लंबी सांस लेकर उठ खड़ा हुआ और बुझी बुझी दृष्टि से लिली की ओर देखने लगा। इसी समय राम सिंह ने जॉन के कान में कुछ कहा। जॉन ने घूरकर फिर उमेश की ओर देखा और बोला, ठहरो, तुम यहाँ से यूँ नहीं जा सकते। इसका प्रोनोट लिखकर दे के जाओगे तुम, और हाँ, यदि तुमने जरा भी धोखा देने का प्रयत्न किया तो जीवित ना बचोगे। उमेश ने भारी मन से विवशतः 50,000 नोट का प्रोनोट लिख दिया और मुंह लटकाए हुए बाहर निकल गया। उमेश के चले जाने के बाद कुछ देर तक कमरे में गंभीर सन्नाटा छाया रहा। राम सिंह ने जरा सा किवाड़ खोलकर इस बात का संतोष कर लिया कि वह दूर होटल के मुख्य द्वार पर पहुंच गया था। फिर उसने मुड़कर जॉन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, गया बॉस। वह गया, दूर चला गया। एकाएक कमरे में रौनक आ गई। चारों व्यक्तियों के चेहरों पर एक अनोखी मुस्कुराहट दौड़ गई। लिली मुस्कुराकर अपनी पीठ को सहलाती हुई उठने का प्रयत्न करने लगी। जॉन झट उसकी ओर बढ़ा और सहारा देकर उठाते हुए बोला, कम ऑन डार्लिंग, जवाब नहीं तुम्हारी एक्टिंग का। वाह, क्या उल्लू बनाया है। और जवाब नहीं तुम्हारी मार का। उफ, अधमुआ कर दिया। जरा संभल कर मारा करो, हड्डी पसली का कीमा बना दिया है। डार्लिंग, आई एम सॉरी। एक्टिंग में रियलिटी तो लानी ही पड़ती है। यह कुछ न करता तो बना बनाया खेल बिगड़ जाता। लिली की पीठ थपथपाते हुए जॉन बोला। जॉन के साथियों ने 4 गिलासों में शराब भरी और सब ने एक एक गिलास थाम लिया। जॉन ने लिली की ओर भी अपनी ओर खींचते हुए कहा, पियो लिली डियर, मेरे हाथ से पियो। आज की सफलता का श्रेय तुम्ही को है। कहीं ऐसा तो नहीं कि साला बीच में चकमा दे जाए। राम सिंह ने लिली की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा। नो, इम्पॉसिबल। ही इज़ अ कावर्ड। अपनी इज्जत की नीलामी से पहले ही वह 50,000 का प्रबंध कर देगा। लिली बोली। सबने अपने गिलास उठाए और ओठों से लगा लिए। राम सिंह और उसका साथी एक ही घूंट में पीकर कमरे से बाहर चले गए। लिली ने अपने ओठ जॉन के ओठों से लगा दिए। जॉन ने उसे भींच लिया। सेठ मंगलचंद रीता के साथ फिल्म का आखिरी शो देखकर घर लौटा तो ड्राइंग रूम में उमेश को बैठे देखकर आश्चर्य में पड़ गया। इतनी रात गए उसका आना अवश्य किसी ताज़ा संकट का सूचक था। उमेश, तुम? जी, एक आवश्यक काम आ पड़ा था। उमेश सोफे से उठता हुआ बोला, 2 घंटे से क्या आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ऐसा भी क्या काम आन पड़ा जो सवेरे तक नहीं रुक सका। सेठ मंगलचंद शंकामयी दृष्टि से उमेश को देखते हुए बोला। उमेश ने घूमकर रीता को देखा। रीता चुपचाप उन्हें वहीं छोड़कर अपने कमरे में चली गई। मंगलचंद उमेश को साथ लेकर स्टडी रूम में आया और बैठते हुए बोला, क्या बात है उमेश, मुझ पर एक संकट आन पड़ा है। कैसा संकट? मुझे 50,000 रुपयों की अति आवश्यकता है। अभी, तुरंत। मेरी इज्जत खतरे में है। 50,000? इतना अधिक? जी, 50,000, और शीघ्र, वरना मैं कहीं का नहीं रहूँगा। किंतु इतने अधिक रुपए मैं तुम्हें नहीं दे सकता। नहीं सेठ जी, आप इनकार मत कीजिए। मैं आपसे दान नहीं मांग रहा हूँ, ऋण मांग रहा हूँ। ऋण? कैसा ऋण? तुम तो जीवन भर के लिए मुझे अपना दास बना लेना चाहते हो।
उमेश, तुम्हें अपना मार्ग बदलना ही पड़ेगा। वाह सेठ जी, अभी तो रीता का ब्याह नहीं हुआ, अभी से आप आंखें फेरने लगे। क्या तुम चाहते हो कि मैं जीवन भर के लिए स्वयं को तुम्हारे हाथों बेच डालूं और जब तुम चाहो अपनी अनुचित मांगें पूरी करते चलो? जीवन भर के लिए नहीं, केवल उस समय तक जब तक रीता के नाना की संपत्ति उसके ब्याह के बाद आपके हाथ नहीं लगती। मत भूलिए कि मैं ही इस रहस्य को जानता हूं कि असली रीता की मृत्यु के बाद आपने नकली रीता को पाल पोस कर दुनिया को कितना बड़ा धोखा दिया है कि आपकी बेटी अभी तक जीवित है। क्या बकते हो? धीरे बोलो। तो चुका दीजिए ये रुपए। इतनी बड़ी जायदाद के सामने यह तुच्छ मांग क्या है? घबरा गए अभी से? मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाला। घबराहट को छिपाते हुए मंगलचंद बोला। चोर को चोर से क्या डर हो सकता है सेठ साहब? आप शायद मेरी कुछ दुर्बलताओं को जानते हैं और उन्हें स्पष्ट कर सकते हैं। यदि 50,000 का प्रबंध ना हुआ तो स्वयं ही उनसे पर्दा उठ जाने वाला है। ऐसी स्थिति में आपको उजागर करने में मुझे कोई संकट ना होगा। मंगलचंद दाएं बाएं झांकने लगा। उमेश के ओठों पर एक चतुर मुस्कुराहट उत्पन्न हुई। मंगलचंद कुछ देर चुप रहा, फिर सिगार का लंबा कश खींचते हुए बोला, ओके उमेश, कल सुबह बैंक खुलते ही रुपए ले लेना। उमेश मुस्कुराकर उठ खड़ा हुआ और नमस्ते कहकर बाहर निकल गया। सेठ मंगलचंद के माथे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं और वह सिगार के लंबे लंबे कश खींचने लगा। रात के लगभग 1:30 बजे उमेश घर में पहुंचा। अपने कमरे में उजाला देखकर वह समझ गया कि उमा जागकर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। दबे पैरों उसने कमरे में प्रवेश किया। उमा द्वार पर दृष्टि लगाए पलंग पर लेटी हुई थी। पति को देखते ही वह झट उठ खड़ी हुई और व्यंग्यात्मक ढंग से बोली, अरे आप इतनी शीघ्र आ गए? फैक्ट्री में तो रात भर तक का काम था। 12 बजे तक की शिफ्ट थी। उमेश आंखें चुराते हुए बोला और झट कपड़े बदलने लगा। उमा ने बढ़कर उसका कोट थाम लिया और हैंगर में टांगने लगी। कोट से बढ़िया सेंट की खुशबू आ रही थी। उसने कोट की जेब से झांकता हुआ रूमाल बाहर निकाल लिया और ध्यानपूर्वक उस पर लगे लिपस्टिक के धब्बों को देखने लगी। उमेश घबराया हुआ सा कनखियों से सब कुछ देख रहा था। उमा सहसा पलटी और पति से आंखें मिलाती हुई बोली, आपकी फैक्ट्री में लिपस्टिक और सेंट भी बनता है क्या? क्या कहना चाहती हो तुम? उमेश बोला, मैं कहना चाहती हूँ कि जो पुरुष अपनी पतिव्रता स्त्री से विश्वासघात करता है उसको देवता भी कभी क्षमा नहीं करते। क्या बक रही हो? होश में तो हो? मैं तो होश में हूँ। हाँ, आप शायद नहीं। उमेश ने तिलमिलाकर पत्नी से पीछा छुड़ाया और खिड़की के पास खड़ा होकर सुराही से पानी पीने लगा। अचानक बरामदे में राकेश के सामान को देखकर उसने पूछा, राकेश लौट आया क्या? जी, सांझ को ही आ गया था। सो गया क्या? हाँ। उमेश बत्ती बुझाकर पलंग पर आ लेटा। उमा अंधेरे में आंखें फाड़े पति को घूरे जा रही थी। उमेश लेटा लेटा सोच रहा था कि क्या राकेश ने भाभी को सब कुछ बता दिया होगा, किंतु चाहते हुए भी वह पत्नी से कोई प्रश्न ना कर सका। राकेश को आज आगरा जाना था। जब उमा उसके कमरे में पहुंची तो वह जाने की तैयारी में मगन अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रहा था। आज उसे 2.5 लाख रुपए मिलने वाले थे, जिन्हें लेने के लिए वह आगरा जा रहा था। सेठ मंगलचंद का ऋण पूरा होने का साधन बन चुका था। अब उसे चिंता थी तो केवल इस बात की कि रीता के रिश्ते से इनकार करने से पूर्व वह किस प्रकार बाबूजी और भैया पर अपने और अर्चना के गुप्त विवाह का रहस्य प्रकट करे। उमा को देखते ही वह खिल उठा। उसके हाथ से कपड़े थामकर सूटकेस में तह जमाते हुए बोला, कितना ध्यान है तुम्हें अपने देवर का भाभी? देवर क्यों, बेटा कहो। मेरी एक आंख राजा है और दूसरी तुम। कितना अच्छा होता यदि भैया भी ऐसा ही सोचते। मन छोटा ना करो, समय आने पर वह भी ऐसा ही सोचेंगे। क्षण भर रुककर वह फिर बोली, कल जब मैं बाबूजी को नाश्ता दे रही थी तो जानते हो बाबूजी ने क्या कहा? क्या? राकेश ने उत्सुकता से पूछा। उनका मन मंगलचंद के यहाँ तुम्हारा रिश्ता करने से घबरा रहा है। उन्हें शंका है कि मंगलचंद तुम्हें उनसे और घरबार से छीन लेगा। वह स्वार्थी व्यापारी है। तुमने उन्हें क्या कहा भाभी? जी में तो आया कि उनके सामने सत्य प्रकट कर दूं, किंतु डर गई कि कहीं शीघ्रता में बना बनाया खेल ना बिगड़ जाए। कोई बात नहीं, यह पैसे मिलने दो। ऋण समाप्त होते ही इस घर में नवजीवन का उदय होगा। इतने में उमेश उगाही के कागज देने के लिए कमरे में आया। उमा ने झट कपड़े जमा कर सूटकेस बंद कर दिया। राकेश ने भाई के हाथ से कागज लेकर सरसरी दृष्टि से उन्हें देखा और बैग में रख लिए। उमेश ने ताकीद की कि पैसे मिलने से पूर्व फर्म को कोई रसीद न दे। राकेश ने भैया और भाभी के चरण छुए। उमा ने आशीर्वाद देते हुए कहा,
राजा के जन्मदिन का मत भूल जाना। कैसे भूलूंगा? अपने राजा का जन्मदिन भाभी शनिचर को है ना। मैं शुक्र रात को पहुंच जाऊंगा। काम को अधूरा छोड़कर ना चले आना कहीं राकेश, उमेश ने कहा। मैं अपना उत्तरदायित्व समझता हूँ, तुमसे यही आशा है मुझे। एक बात पूछो भैया। हाँ हाँ कहो। यह सब ऋण चुकता करने के बाद भी क्या यह आवश्यक होगा कि मैं रीता ही से शादी करूं? रीता से शादी? हाँ, इस बात का सेठ मंगलचंद को वचन दिया है हमने। किंतु ऐसी बात सोची क्यों तुमने? यूं ही मन में आ गई। ऐसी व्यर्थ की बातें मन में लाना शरीफ आदमियों को शोभा नहीं देता। यह मत भूलो कि रीता के पिता के हम पर कितने उपकार हैं, और फिर इतने ऊंचे घर से नाता जोड़ना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। राकेश ने बात आगे ना बढ़ाई और अटैची और बैग उठाकर कमरे से बाहर चला गया। उमा देवर को मुख्य द्वार तक छोड़ने के लिए साथ आईं। राकेश ने द्वार के पास रुकते हुए भाभी से कहा, देख लिया भैया का मिजाज भाभी, वे अवश्य ही कोई आपत्ति खड़ी करेंगे। तू क्यों चिंता करता है रे, मैं जो हूँ। मंगलचंद के ऋण का मामला ना होता तो उनसे अभी समझ लेती। खैर, कुछ ही दिन की तो बात है। अब तू शीघ्र जा, कहीं गाड़ी ना छूट जाए। अभी गाड़ी छूटने में 2 घंटे हैं। फिर इतनी शीघ्र? अर्चना जो स्टेशन पर मिल रही है, कह रही थी सुबह का नाश्ता स्टेशन पर ही करेंगे। राकेश टैक्सी में बैठकर चला गया। उमा उस समय तक फाटक पर खड़ी उधर देखती रही जब तक कि उसकी गाड़ी दृष्टि से ओझल नहीं हो गई। अर्चना ने राकेश से स्टेशन पर मिलने की योजना बनाई थी। पति से भी चोरी छिपे का मिलन, इस विचार से उसके मुख पर एक दुखी सी मुस्कुराहट फैल गई। शायद इसी कारण से राकेश भाई की कार में स्टेशन पर नहीं गया। वह बड़ी देर तक मूर्ति बनी राकेश और अर्चना के विषय में सोचती रही। सहसा पति की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। उमा, वहाँ क्या कर रही हो? मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है। उमा झट भीतर भागी। उमेश अपना जूता न मिलने के कारण झुंझला रहा था। उसने कमरे का कोना कोना छान मारा था, किंतु जूते का कहीं कोई चिन्ह नहीं था। चिल्ला चिल्लाकर उसने घर भर की पर सिर पर उठा रखा था। उमा ने भी हर स्थान पर देख लिया, किंतु जूता घर में ही हो तो मिले। राजा अभी अभी स्कूल से लौटा। सबको यूं बेचैन देखकर उसने पूछा, क्यों माँ, क्या हुआ? तेरा सिर, उमेश क्रोध में चिल्लाया। ओह, मैंने सोचा आप शायद जूते के लिए चिंतित हैं। राजा ने पुस्तकों का बैग मेज पर रखते हुए असावधानी से कहा। जूते का नाम सुनते ही उमेश और उमा ने एक साथ राजा की ओर देखा। आज वह समय से कुछ पूर्व ही घर लौट आया था। उमा ने डांटकर पूछा, आज इतनी शीघ्र स्कूल से कैसे चला आया? माँ, आज स्कूल में छुट्टी हो गई, मास्टर जी का जन्मदिन था। तुमने डैडी के जूते देखे हैं क्या? देखे क्या, इसी ने छिपाए होंगे, उमेश ने झुंझलाते हुए कहा। छिपाए नहीं डैडी, बेच दिए हैं, राजू ने बिना झिझके हुए कहा। क्या? हाँ मम्मी, हमारे क्लास में एक गरीब लड़के को हर दिन मास्टर जी क्लास से इसलिए निकाल देते थे कि उसके पास इंग्लिश रीडर न थी। तब मैंने डैडी के जूते 3 रुपए में बेचकर उसे इंग्लिश रीडर दे दी। बदमाश, मेरे जूते बेच दिए तूने, उमेश उसे मारने के लिए लपका। राजा भागकर उमा के पीछे छिप गया। उल्लू, पुण्य ही कमाना था तो मुझसे या माँ से 3 रुपए ले लिए होते। मेरे 30 रुपए के जूते मुफ्त में लौटा दिए। उमेश आंखें निकालकर गरजते हुए बोला। मुफ्त में नहीं डैडी, 3 रुपए में। उफ, कितना उद्दंड हो गया है, उमेश क्रोध में चिल्लाया। राजू, ये अच्छा नहीं किया तुमने, बुरी बात है, उमा ने प्यार से डांटा। माँ, अर्चना दीदी ने कहा था कि किसी की सहायता करो तो अपनी कमाई से, मांग कर नहीं। उमा अनायास इस भोली बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। अर्चना का नाम सुनते ही उमेश का चेहरा लाल हो गया। यह नाम उसके मस्तिष्क पर एक हथौड़े के समान लगा। इससे पूर्व के राजा की बात को खींचकर उमेश कोई उपद्रव खड़ा करता, उमा ने राजा को संकेत किया और वह बाहर भाग गया। अर्चना की संगत में यह पहले से भी अधिक अशिष्ट हो गया है, उमेश ने कहा। नहीं, बल्कि शिष्टाचार सीख रहा है। अब बस छोड़िए, थूक दीजिए क्रोध को, इसी बहाने एक नया जूता आ जाएगा। यूं भी वह जूता आपके पाँव को काटता था। उमा ने झट अलमारी से दूसरा जूता निकाला और झाड़ने लगी। रहने दो यूं ही। उमेश के चेहरे का तनाव अब कुछ घट गया था। अजी, साफ करा लीजिए, कहीं जूते की मैल देखकर लोग यह न समझें कि सरकार रात भर चलते ही रहे हैं। चल हट, अब तुझे भी शरारत सूझने लगी है। संग जो ऐसा है, अर्चना ने सब कुछ सिखा दिया है मुझे। क्या?
पुरुष को सदा नियंत्रण में रखना चाहिए, वरना वह बहकर दूसरी स्त्रियों के पीछे जा लगता है। वह मूर्ख है जो तुमसे ऐसी बातें करती है। तो सच क्या है पुरुष जाति का, आप ही बता दीजिए ना। उमा मन की बात को दबाते हुए पूछ बैठी। उमेश चौंक कर उमा को देखने लगा। उसे ऐसा भान हुआ जैसे उमा को उसकी सब बातों का परिचय था। उसका कोई अपराध उससे छुपा न था। उमा की अर्थपूर्ण दृष्टि और व्यंग्यात्मक मुस्कान ने उसे कपा दिया था। आप डर गए? मैं तो जरा आपका हृदय टटोल रही थी। बहकने वाले कोई और ही होंगे। मेरा स्वामी ऐसा नहीं हो सकता। उमा ने स्वयं ही बात टाल दी और कमरे की बिखरी चीज़ों को संवारने लगी। उमेश ने सांत्वना की सांस ली और चलने की तैयारी करने लगा। उमा ने कोट पहनाते हुए पूछा, एक बात पूछूं, बुरा ना मानिएगा। नहीं तो। उमेश की सांस चलते चलते रुक गई। आपको अर्चना से इतनी चिढ़ क्यों है? मुझे? वह चौंका, जैसे एकाएक उसकी कल्पना का तार टूट गया हो, किंतु शीघ्र ही संभलते हुए बोला, इसलिए कि उसका मन साफ नहीं। वह कैसे? उसकी कुदृष्टि हमारे देवर पर है। स्त्री तो पुरुष पर एक ही दृष्टि रखती है, प्यार की। अर्थात कुछ नहीं, वह कहते कहते ठिठक गई। फिर बोली, मैं कुछ और ही सोच रही थी। क्या? यदि राकेश की बात सेठ जी की बेटी से ना हुई होती तो मैं अर्चना को इस घराने की बहू बना लेती। तुम देवर भाभी दोनों का दिमाग चल गया है क्या? ओहो, आप तो फिर बुरा मान गए। मैंने तो यूं ही मन की बात कह दी। उमा उसके हृदय में आग सी लगाकर बाहर चली गई। वह मूर्ति बना बड़ी देर तक इन्हीं दो बातों के चक्कर में खोया रहा, एक मन टटोलने की और दूसरी मन की बात। उसकी बुद्धि में यह पहेली नहीं समा रही थी। आज वह दफ्तर देर से पहुंचा। सेठ मंगलचंद पहले ही से वहां विराजमान था। कोई आध घंटे से वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। सेठ मंगलचंद को वहां देखकर वह कुछ सोच में पड़ गया, किंतु फिर संभलकर मुस्कुराते हुए बोला, ओ, आप कब के आए हुए हैं? क्षमा कीजिए, मुझे आज कुछ देर हो गई। राकेश आज आगरा गया है। मैं जानता हूँ, बम्बई एक्सप्रेस से। क्या जाने से पहले आपसे भेंट हुई? अकस्मात स्टेशन पर मैं अपने एक दोस्त को छोड़ने गया था। ओ, आज वह अत्यंत प्रसन्न था। वह तो उसे होना ही चाहिए, इतनी बड़ी धनराशि मुफ्त जो मिल रही है, सेठ मंगलचंद ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। उमेश इस बात की गहराई को न पा सका और बोला, नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं। प्रसन्नता तो उसे इस बात की है कि वह अब शीघ्र आपका दामाद बन सकेगा। ऋण उतर जाने पर वह ससम्मान आपसे दृष्टि मिला सकेगा। वह अर्चना कौन है उमेश? मंगलचंद ने उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए प्रश्न किया। अर्चना का नाम सेठ मंगलचंद के मुंह से सुनते ही उमेश बौखला गया और उखड़ी दृष्टि से देखने लगा। सेठ जी ने प्रश्न को फिर दोहराया, कौन है अर्चना? मेरे बच्चे की ट्यूटरेस, अर्थात टीचर। तो वह स्टेशन पर राकेश के साथ क्या कर रही थी? स्टेशन पर? वह साधारण ट्यूटरेस और राकेश, कहीं आपको धोखा तो नहीं हो गया? मंगलचंद की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। वे दोनों रेस्टोरेंट में एक दूसरे के इतना निकट बैठे थे कि मुझे तुम लोगों की नीयत पर संदेह होने लगा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे आशा के दीपक दिखाए जा रहे हों और वहाँ कुछ और? नहीं सेठ जी, मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी नम्रता और उमा की मूर्खता से। अनाथ निर्धन लड़की पर दया करके उसे घर में घुसने का अवसर क्या दिया कि वह मेरे भाई के पीछे ही पड़ गई है। इस बात का वर्णन राकेश ने भी मुझसे किया था। वह इस लड़की का मन नहीं तोड़ना चाहता, वरना कब का उसे घर से बाहर निकाल देता। यह बात है तो रेस्टोरेंट में उसके साथ शायद उसे समझा रहा हो। आप मुझ पर भरोसा रखिए। राकेश और रीता ही हम दोनों परिवारों की प्रसन्नता की निधि है। मंगलचंद कुछ देर तक उमेश की आंखों में झांकता रहा, जैसे वह पढ़ने का प्रयत्न कर रहा हो कि उसकी बातों में कितनी सच्चाई थी। उमेश ने झट यह प्रसंग बदला, और हाँ, आज मैं और उमा आपके यहाँ आने वाले थे। अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। कुशल तो है सब? मेरे बच्चे का जन्मदिन है। इसी शनिचर की शाम को एक छोटी सी पार्टी का आयोजन है। आपको और रीता को आने का कष्ट करना होगा। राकेश का क्या प्रोग्राम है? आशा तो है कि वह तब तक लौट आएगा, किंतु पेमेंट में विलम्ब हो गया तो शायद समय पर ना पहुंच सके। ओह, आई सी। सेठ मंगलचंद ने एक ठंडी सांस खींची और कुछ रुककर बोले, वह होता तो इस शुभ अवसर पर एक शुभ समाचार और हो जाता। क्या? रीता और राकेश की सगाई? तो इसमें सोचने की क्या बात है? अवसर और वातावरण दोनों ही अनुकूल हैं। किंतु राकेश, वह आ जाएगा। यदि किसी कारण ना भी आया तो उसे क्या आपत्ति है इसमें?
ऋण तो उतर ही गया है। अपनी सहमति वह पहले ही दे चुका है। शेष निर्णय तो हम ही लोगों को करना है। रीता जो ऑफिस में आते जाते बाहर ही रुक गई थी, अपने ब्याह की बात सुनकर प्रसन्नता से फूली न समाई। उसके कानों में शहनाइयाँ सी बजने लगी। हृदय की धड़कनें तेज हो गईं। उसने भीतर जाना चाहा, किंतु उसके पांव वहीं स्थिर हो गए। वह ऐसी उधेड़बुन में उलझी हुई थी कि उसके डैडी की बात ने उसे चौंका दिया। वह उमेश से कह रहे थे, किंतु एक बात से डर लगता है। किस बात से? तुम्हारी नीयत से। मेरी नीयत से? क्यों? उमेश का माथा ठनका। कहीं राकेश की शादी के बाद मुझे आजीवन ही जकड़े ना रहो, रीता पर वास्तविकता प्रकट ना कर डालो। तब तो वह तुम लोगों के निकट होगी। आप मुझे इतना गिरा हुआ समझ रहे हैं क्या? समझता तो नहीं, पर पैसा बड़े बड़ों की नीयत बदल देता है, देवताओं को भी नीच बना देता है। वाह सेठ जी, डर तो मुझे है कि कहीं आप मेरे भाई को घर जमाई बनाकर सदा के लिए हमसे छीन ना लें। नहीं उमेश, यह असंभव है। तो मुझ पर भी विश्वास रखिए, यह रहस्य राकेश तक को ज्ञात ना होगा कि रीता आपकी बेटी ही नहीं। थोड़ा धीरे। मंगलचंद दाएं बाएं देखता हुआ बड़े धीमे स्वर में बोला, रीता मेरे साथ है, जरा शॉपिंग को निकली है, किसी भी समय आ सकती है। रीता यह वार्तालाप सुनकर विस्मित रह गई। अपने जीवन का यह रहस्य सुनकर उसकी धड़कन रुक गई, सांस एकाएक धीमी हो गई। वह सपने में भी न सोच सकती थी कि वह सेठ मंगलचंद की अपनी बेटी नहीं, बल्कि उनके भाग्य का एक चिट्ठा है जो उसकी शादी के बाद खुलने वाला है। यह सुनकर उसके मस्तिष्क को धक्का सा लगा। उसके हाथ पांव कांपने लगे और शरीर में एक विषैली झुरझुरी सी फैल गई। उसमें इतना साहस ना था कि वह डैडी के सामने भी आ सके। एकाएक उसका उत्साह समाप्त हो गया था। उसे चक्कर सा आ गया, किंतु वह पर्दे का सहारा लेकर संभली और बाहर चली गई। जब बहुत देर तक रीता उमेश के दफ्तर में ना आई तो सेठ मंगलचंद को चिंता हुई। बहुत देर तक बैठे रहने के बाद उसने उमेश से विदा ली और बेटी को ढूंढने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। कई दुकानों में देखा, किंतु रीता कहीं दिखाई ना दी। आखिर उसने एक रेस्टोरेंट के एकांत कोने में बैठे उसे देख ही लिया। सामने कोल्ड ड्रिंक रखे वह ना जाने किन विचारों में डूबी हुई थी। वह मन ही मन अपने भूत, वर्तमान और भविष्य पर विचार करने लगी। उसने निश्चय कर लिया कि शादी के बाद वह अपनी संपत्ति को कभी हाथ से न निकलने देगी। अचानक डैडी को देखकर वह संभल गई और मुस्कुराने लगी। सेठ मंगलचंद ने सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तुम तो उमेश के दफ्तर में आने वाली थी। सोचा वहाँ जाकर क्या करूँगी। आप लोगों की वही रूढ़िवादी बातें, कुछ व्यापार संबंधी, कुछ दुनियादारी की। ओह, पहले कह दिया होता तो मैं तुम्हें खोजने में व्यर्थ चिंतित ना होता। कोई बात नहीं डैडी, थोड़ी चिंता तो स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। और फिर आप तो बेटी वाले हैं, जब तक घर से डोली ना चली जाए चिंता तो रहती ही है। उमेश भैया तो आपको सहज ना छोड़ेंगे। कहिए, क्या देकर आए हैं उन्हें? रीता के मुंह से पहली बार यह बात सुनकर मंगलचंद झेम गया। उसका संबोधन का ढंग बदला हुआ था। वह ध्यानपूर्वक बेटी का चेहरा देखने लगा। यह तुम क्या कह रही हो? मैंने तो उमेश को एक पैसा भी नहीं दिया। तो बच निकले होंगे। मेरा अनुमान था कि वह आपसे अवश्य ही कुछ ऐंठ लेगा। मन का बहुत खोटा है, रीता ने ड्रिंक समाप्त करते हुए कहा। तुम ठीक कहती हो, मुझे भी उस पर संदेह है। कहीं ऐसा तो नहीं डैडी, मेरी शादी के बाद वह आपके धन पर दृष्टि रखे? ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। तुम उस घराने की बहू नहीं बनने जा रही, बल्कि राकेश इस घर का दामाद होगा, यही निश्चय है मेरा। और यदि उसने इनकार कर दिया तो? यह तुम मुझ पर छोड़ दो। पुरुष की निर्बलता धन और प्यार है। धन मैं दूंगा और प्यार तुम देना। देखना, चंद ही दिनों में घर छोड़कर हमारी चौखट पर आ जाएगा। और यदि ऐसा ना हुआ तो? मंगलचंद कच्ची गोलियां खेलना नहीं सीखा। मेरा बुढ़ापा, इकलौती बेटी और लाखों की संपत्ति, इन सबको बिना निश्चित योजना के नहीं छोड़ा जा सकता। ओह, आई सी, यू आर रियल जैम डैडी। इतने में बैरा रीता के लिए खाने को कुछ सैंडविच लाया। रीता ने एक सैंडविच उठाते हुए असावधानी से पूछा, आप क्या लेंगे डैडी? कुछ गर्म या ठंडा? कुछ नहीं। ओ नो, कुछ तो लेना ही होगा आपको बैरा। एक हॉट कॉफ़ी? नहीं, कॉफ़ी नहीं तो सोडा विद लाइम। रीता ने बैरे को देखा। बैरा मंगलचंद को यस सर कहकर चला गया। सेठ मंगलचंद को अपनी बेटी की बातचीत का ढंग कुछ अनोखा सा लगा।
इस प्रकार वह पिता के सामने कभी ना बोली थी। सेठ मंगलचंद घबरा गया और रीता के मुख से उसका आशय पढ़ने का प्रयत्न करने लगा। रीता बिना उसकी ओर देखे सैंडविच खाए जा रही थी। प्लेट साफ करने के बाद उसने दृष्टि उठाई और बोली, डैडी, एक बात पूछूं? कहो। इस समय आपके पास लगभग 10-12 लाख रुपए तो होंगे ही। बस? सेठ मंगलचंद मुस्कुरा दिया। इससे भी अधिक? रीता ने आश्चर्य से पूछा। अधिक नहीं, बहुत अधिक। हम यूं ही तो लखपति नहीं कहलाते। तो क्या नाना का धन मिल जाने पर हम करोड़पति हो जाएंगे? रीता के इस प्रश्न ने उसे क्षणभर के लिए मलिन कर दिया। न जाने क्यों इस प्रश्न से वह कुछ झुंझला सा गया और शंकामयी दृष्टि से बेटी को देखने लगा। रीता ने जैसे उसके मन को पढ़ लिया, वह झट बोली, आप तो व्यर्थ सोच में पड़ गए। मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। तुम्हारा प्रश्न ठीक है, किंतु उस मंजिल तक पहुंचने में अभी एक लंबा और टेढ़ा मार्ग तय करना है। मेरी शादी का? नहीं, ऐसी जायदाद में कई एक झगड़े खड़े हो जाने की संभावना है। जब तक जायदाद तुम्हारी शादी के बाद न्याय अनुसार हमारे हाथ में नहीं आ जाती, हमारे निश्चयों की किसी को सूचना भी ना हो। राकेश को भी नहीं? रीता ने डैडी की आंखों में देखते हुए पूछा। नहीं। बैरा सोडा नींबू लेकर आ गया। दोनों फिर से मौन हो गए। आज पहली बार सेठ मंगलचंद को ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे उसके सामने उसकी बेटी नहीं, कोई अजनबी बैठा था। आंटी, आपको चलना ही होगा, मोटर रुकते ही अर्चना ने कहा। नहीं अर्चना, तुम तो जानती हो मुझे अधिक भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती, किंतु यह तो शुभ अवसर है। उमा भाभी के इकलौते बेटे की वर्षगांठ है। उन्होंने अनुरोध किया है, आप अवश्य आएं। नहीं अर्चना, मन नहीं चाहता, तुम चली जाओ। वास्तव में मैं इस सेठ का सामना नहीं करना चाहती। वह स्वयं और उसकी बेटी भी सम्मिलित होंगे। तो क्या हुआ, होने दीजिए। आपको देखकर झुंझला ही तो जाएंगे, इससे क्या होता है। नहीं अर्चना, यह समय तुम्हारे प्रश्न होने का है, मेरी अपूर्ण आशाओं की ज्वाला को हवा देने का नहीं। तो तुम पार्टी में जाओ और मैं घूमने जाती हूँ। लौटते समय तुम्हें साथ ले लूँगी। बाहर गाड़ी में तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगी। अर्चना ने निवेदन किया, आग्रह किया, किंतु कमलाजी अपनी हट पर अड़ी रहीं। उन्होंने राकेश के मकान के निकट अर्चना को गाड़ी से उतार दिया और बड़े स्नेह से उसे जाते हुए देखने लगी। सुंदर बहुमूल्य रेशमी साड़ी में वह एक दुल्हन लग रही थी। फाटक में प्रवेश करने से पूर्व अर्चना ने एक बार मुड़कर देखा। आंटी गाड़ी में बैठी उसी को निहारे जा रही थी। हॉल में प्रवेश करते ही अर्चना की आंखें चकाचौंध हो गईं। क्या सजधज थी कमरे की। इस सजावट में स्वयं अर्चना का भी हाथ था। सवेरे ही से आज वह इस समारोह को सफल बनाने के लिए भाभी का हाथ बटा रही थी। अतिथियों की भीड़ देखकर वह क्षणभर के लिए ठिठकी। उसने अनुभव किया कि वहां उपस्थित समूह की दृष्टि उसी पर केंद्रित हो गई थी। इतनी बहुमूल्य साड़ी और गले में चमकता हुआ हीरों का हार, इस पर कुंदन सा मुखड़ा, देखने वाले स्तब्ध थे। आंटी ने शायद किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही उसे राजकुमारियों वाली इस विशेष भूषा में भेजा था। इस समय वह साधारण ट्यूट्रेस नहीं, बल्कि किसी बड़े अमीर घराने की लाडली लड़की प्रतीत हो रही थी। भीड़ को चीरती अर्चना की दृष्टि वहां जा पहुंची जहां ढेर सारे उपहारों के बीच नन्हा सा दूल्हा बना राजा खड़ा था। अर्चना झट राजा के पास पहुंची और गोद में उठाकर प्यार करते हुए उसे अपना उपहार भी थमा दिया। राजा ने उसके गले में दोनों बाहें डाल दी और गाल को चूम कर धीरे से अर्चना के कान में बोला, राकेश अंकल अभी तक नहीं आए। अर्चना को ऐसे लगा जैसे वह भीड़ में एकाएक अकेली हो गई हो। मूर्तिवत सी वह किसी सोच में खो गई। फिर अचानक स्वयं ही चौंक कर इधर उधर देखने लगी। सामने उमेश खड़ा उसे घूरे जा रहा था। शायद उसके बहुमूल्य वस्त्र और हीरो का हार उसकी दृष्टि में खटक रहा था। अर्चना ने दबे स्वर में उमेश को राजा के जन्मदिन की बधाई दी और पलटकर उमा भाभी को खोजने लगी। दाईं ओर बाबूजी की कुर्सी के पास सेठ मंगलचंद और रीता को बैठा देखकर वह घबरा सी गई। फिर वह झट संभली और हाथ जोड़कर उनको अभिवादन करने के बाद उसने बाबूजी के चरण स्पर्श किए। बाबूजी ने अर्चना का परिचय सेठ मंगलचंद से कराया। रीता मुस्कुराते हुए बोली, डैडी, राजा की ट्यूटरेस है। सुना है चंद ही महीनों में इसने राजा को बहुत अच्छी शिक्षा दी है। उसकी सब बुरी आदतें छुड़वा दी हैं। ओह गुड, वेरी गुड। सेठ मंगलचंद ने ओठों पर भद्दी मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा। धन्यवाद।
अर्चना ने तिरछी दृष्टि रीता के भड़कीले मेकअप पर डाली। बाबूजी इन बातों की गहराई को ना समझते हुए झट बोले, बहू की एक सहेली की लड़की है, बेचारी का दुनिया में कोई अपना नहीं, बड़ी सुशील और समझदार है। देखिए ना, इस पार्टी की सज-धज इसी के हाथों की है। नाम ट्यूटरेस है, वरना घर में इस प्रकार हिलमिल गई है जैसे इसी घर की बेटी हो। बड़ा अच्छा स्वभाव है। दैट इज़ वंडरफुल। तब तो प्रशंसा योग्य है। हाँ रीता, इन्हें तुम्हारी शादी पर भी आमंत्रित करेंगे। मंगलचंद की बात अर्चना के हृदय को चीर गई। उसे यूं अनुभव हुआ जैसे किसी ने उसके सीने में विषैली छुरी उतार दी हो। अवसर का ध्यान करके वह चुप रही और इन लोगों से परे भीतर जाने के लिए मुड़ी। सहसा रीता ने उसे रोक लिया और आगे बढ़कर उसके हार को छूते हुए बोली, बहुत सुंदर है, असली हीरो का है क्या? जी, आपको अच्छा लगा? अर्चना ने गहरी दृष्टि से उसे देखा। तभी तो दृष्टि में जच गया। बहुत कीमती होगा। जी, इसका सही अनुमान मुझे नहीं। वास्तव में यह हार मेरा अपना नहीं, मांगा हुआ है। आई सी। जी, वरना आप जानती हैं मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ। मैं ठहरी एक साधारण ट्यूट्रेस और आप हीरों की। उमा अतिथियों से हटकर इधर चली आई और अर्चना का वाक्य पूरा होने से पहले ही सस्नेह उसे अपने साथ ले गई। रीता और मंगल चंद गंभीरता से उसे देखने लगी। बहुत तेज तर्रार दिखाई देती है द्वारका, तुम्हारी ये ट्यूट्रेस, सेठ मंगलदास द्वारकानाथ से बोला। केवल तेज ही नहीं, असभ्य भी है। उमेश, जो थोड़ी दूर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था, पास आते हुए बोला। फिर सेठ मंगलचंद से संबोधित होकर कहने लगा, आपको इन छोटे लोगों की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए सेठ जी। आखिर है तो साधारण ट्यूट्रेस ही ना। फॉरगेट इट। कुछ खाने पीने का भी प्रबंध है भाई, या केवल बातों से ही पेट भरेंगे? क्यों नहीं, बस थोड़ा केक काटने की देर है। राकेश की प्रतीक्षा हो रही है क्या? सेठ मंगलचंद ने पूछा। नहीं, अब इस समय तो उसकी कोई संभावना नहीं। भोपाल एक्सप्रेस निकल ही चुकी है, दूसरी गाड़ी रात को आती है। शायद काम पूरा ना हुआ हो। इतने में उमा और अर्चना एक बड़ा सा विमान की शक्ल का केक उठाए हुए भीतर आईं, जो अति सुंदर था, जिस पर मीठे मोतियों द्वारा मीनाकारी की हुई थी। सबके प्रशंसा करने पर उमा ने बताया कि यह केक अर्चना ने बनाया था। इस बात पर सबने खुले मन से तालियों की गूंज में अर्चना की प्रशंसा की। इस प्रशंसा से सेठ मंगलचंद और रीता कुछ चिढ़ से लग रहे थे। केक काटते समय राजा और बाबूजी को मेज के पास आना पड़ा। राजा के एक ओर उमा और दूसरी ओर बाबूजी खड़े थे। उमा के पीछे उमेश और उसके साथ ही कुछ हटकर अर्चना थी। सामने सेठ मंगलचंद और रीता मौन खड़े कभी केक को और कभी अर्चना को निहार रहे थे। अर्चना का मुख दिवाली की जोत के समान दमक रहा था। उमा का संकेत पाते ही अर्चना ने केक पर लगी मोमबत्तियां जला दी। वह इस प्रसन्नता में सम्मिलित थी, किंतु उसकी हर धड़कन राकेश की प्रतीक्षा कर रही थी। इस समय राकेश यहाँ होता तो कितना अच्छा होता। राजा ने फूंक से मोमबत्तियों को बुझाया और सारा हॉल हैप्पी बर्थडे टू यू की आवाज़ से गूंज उठा। अतिथियों ने राजा को प्यार से चुंबन दिए। जब केक काटने की बारी आई तो उमा को याद आया कि वह शीघ्रता से रिबन बंधी छुरी लाना भूल गई थी। उसने अर्चना को संकेत किया और वह ऊपर वाले कमरे से छुरी लाने के लिए सीढ़ियों की ओर भागी। सेठ मंगलचंद ने छठ जेब में से बहुमूल्य चाकू निकालकर उमा की ओर बढ़ा दिया। उमा ने बड़ी नम्रता से चाकू लौटाते हुए कहा, धन्यवाद, केवल 1 मिनट, अर्चना अभी छुरी लिए आती है। अभी शब्द उमा के मुंह पर ही थे कि धड़ाम की आवाज़ हुई और एक साथ कई व्यक्तियों के मुंह से चीख सी निकल गई। सबने पलटकर सीढ़ियों की ओर देखा। अर्चना तेजी में ऊपर चलती हुई अचानक ठोकर लगने से लड़खड़ा कर गिरी और लुढ़क कर कई सीढ़ियां नीचे आ गिरी। कई व्यक्ति भागकर उस ओर बढ़े। उमा ने झुककर उसे सहारा देना चाहा, किंतु वह बेसुध हो चुकी थी। माथे पर चोट आने से लहू भी बह निकला था। पार्टी में सम्मिलित उमेश के फैमिली डॉक्टर ने अर्चना को सोफे पर लिटाए जाने का आदेश दिया और उसकी नाड़ी देखने लगा। इतने में उमेश भागकर डॉक्टर की गाड़ी से उसका दवाइयों वाला बैग उठा लाया। डॉक्टर ने झट एक दवाई रुई में उड़ेली और अर्चना को सुंघाने लगा। थोड़ी देर बाद अर्चना को होश आ गया। उसने घबराई हुई दृष्टि में पहले डॉक्टर को और फिर अपने गिर्द भरी भीड़ को देखा। उमा ने पूछा, क्यों, क्या हुआ अर्चना? यूं ही कुछ चक्कर सा आ गया था भाभी। घबराने की कोई बात नहीं, बहुत बचाव हो गया।
डॉक्टर ने अर्चना के माथे पर के घाव को स्प्रिट से साफ करते हुए कहा, इन्हें अभी आराम करने दीजिए। अर्चना के मस्तिष्क में एक विचित्र हलचल थी। वह पार्टी के आनंद में विघ्न ना डालना चाहती थी, इसलिए भाभी का सहारा लिए वह बाबूजी के कमरे में जाकर लंबी आराम कुर्सी पर लेट गई। उमा ने उसके हाथ दबाते हुए पूछा, कहो, ठीक तो हो ना? घबराओ नहीं भाभी, सब ठीक है। आप जाइए, हॉल में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, अर्चना ने रुकते हुए धीमे स्वर में कहा। उमा ने उसे तकिए का सहारा दिया और हॉल में लौट आई। सभी के चेहरों का रंग उड़ा हुआ था। शुभ कार्य में सहसा अपशकुन जो पड़ गया था। क्षण भर एक भारी सा मौन रहा और फिर डॉक्टर ने उमेश से कहा, मेरा विचार है ऐसी दशा में आपको अर्चना को अधिक काम नहीं करने देना चाहिए। कैसी दशा? उमेश ने झट आश्चर्य से पूछा। क्या कोई? थरथराते ओठों से कुछ कहते कहते उभा एकाएक मंगलचंद को पास आते देखकर रुक गई। अर्चना मां बनने वाली है, डॉक्टर ने बोझल आवाज में उन्हें सूचित किया। सेठ मंगलचंद के कान अचानक खड़े हो गए। उसकी आंखों में एक अनोखी हत्यारों की सी चमक उभरी और पास आते हुए उसने ऊंचे स्वर में दोहराया, क्या कहा डॉक्टर? यह लड़की मां बनने वाली है? किंतु डैडी, इसकी तो अभी शादी नहीं हुई, रीता बीच में बोली। क्या कहा रीता? यह कुमारी मां बन बैठी? रीता की एक आमंत्रित सखी ने पूछा। हाँ कुसुम, डॉक्टर तो यही कहते हैं। तभी तो जब हॉल में आई थी तो कैसे फूंक फूंक कर पांव रख रही थी। थोड़ी ही देर में सबके मुंह पर एक ही बात थी, कुंवारी लड़की मां बन रही है। कुंवारी मां, द्वारकानाथ के घर में। सेठ मंगलचंद और रीता को तो जैसे यह अवसर भगवान ने दे दिया हो। दोनों व्यंग्यात्मक ढंग से अर्चना के ऊंचे चरित्र का उपहास उड़ा रहे थे। द्वारकानाथ लाश से पसीना पसीना हुए जा रहा था। उनके समृद्ध परिवार को सहसा किसी की कुदृष्टि लग गई थी। उमेश कुछ देर तक सब कुछ देखता सुनता रहा और फिर चिल्लाया, आखिर डंक मार गई ना नागिन? मैं तो पहले ही से चिल्ला रहा था कि इसके लक्षण अच्छे नहीं, ये लड़की चरित्रहीन है, पर मेरी कोई सुने भी। ऐसा मत कहिए, बिना स्थिति जाने समझे किसी निर्दोष पर इतना बड़ा दोषारोपण ठीक नहीं। उमेश क्रोध में लाल पीला हुआ जा रहा था। उसने उमा को झटके से परे धकेल दिया और आवेश में उस कमरे की ओर बढ़ा जहां अर्चना आराम कर रही थी। द्वारकानाथ ने चिल्लाकर उमेश को रोकना चाहा, किंतु उसका अवसर ही ना आ सका। अर्चना स्वयं ही बाहर हॉल में विचित्र सी आवाज़ें सुनकर द्वार में आ खड़ी हुई थी। वह पतराई हुई दृष्टि से वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को चुपचाप देखे जा रही थी। उसे यूं लग रहा था जैसे बहुत से नाग फन फैलाए उसकी ओर बढ़े आ रहे हों, किंतु आज उसे तनिक भी भय नहीं था। वह निडर सबके सामने खड़ी थी। उमेश बिफरा हुआ कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर गरजा, नागिन, नीच, कीचड़ उछालने को हमारा ही घर मिला था क्या? यह कहते हुए उसने आगे बढ़कर अर्चना का हाथ थामा और उसे बाहर धकेलने के लिए अपनी ओर खींचने लगा। उमा ने झट आके आकर पति का हाथ झटक दिया और बोली, खबरदार, जो इस निर्दोष लड़की से कोई अनुचित व्यवहार किया तो। उमा। उमेश ने लाल लाल आंखें निकालते हुए घूरकर पत्नी को देखा। उमा ने पति की परवाह ना करते हुए अर्चना को बचाने के लिए अपने समीप कर लिया। उमेश फिर चिल्लाया, तुम पागल हुई हो क्या? न जाने यह किसका पाप लिए हमारी खुशियों को नष्ट करने चली आई है। यह पाप नहीं है, इसके पवित्र प्रेम की निशानी है। ऐसी कोई अनुचित बात आपके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। क्या? इसका ब्याह हो चुका है तो कौन है इसका पति? इस बच्चे का बाप कौन है? कौन है वह? इसे क्यों छुपाए रखा है अब तक? क्रोध में उमेश चिल्लाया, कोई भी हो, इससे तुम्हें क्या? मैं जानती हूं यह एक पवित्रता स्त्री है। तो कौन है इसका पति? बताती क्यों नहीं? हाँ बहू, इसमें क्या आपत्ति है? यह लड़की अपने पति का नाम बताने में क्यों हिचकती है? मंगलचंद ने घृणा से अर्चना की ओर देखते हुए कहा, यह कभी ना बता सकेगी। सहसा सबको इस आवाज़ ने चौंका दिया। यह राकेश था, जो अभी अभी मुख्य द्वार से भीतर आया था। सब एक साथ उसे देखने लगे। राकेश ने अपनी अटैची फर्श पर रखी और धीरे धीरे अर्चना की ओर बढ़ा। राकेश को देखकर अर्चना की डबडबाई आंखों के तार यूं झिलमिला उठे जैसे दिए की बत्ती बुझते बुझते फिर सांस लेने लग जाए। उसे देखकर उमा के ओठों पर भी मुस्कान खिल उठी। क्षण भर के मौन को उमेश ने तोड़ा। किंतु राकेश, मैं सब सुन चुका हूँ भैया। मैंने कहा ना, हिंदू स्त्रियां पति का नाम नहीं लेती। तो कौन है वह जिसकी निशानी लिए हमारे घर चली आई है? जानना चाहते हैं ना? तो सुनिए, वह आप ही का भाई है, राकेश।
उमेश आश्चर्यचकित क्रोध में भाई की ओर देखकर चिल्लाया, हाँ भैया, मैं ही इसका पति हूँ और ये मेरी पत्नी है। यह सब झूठ है। नहीं भैया, यह सब सच है, बिल्कुल सच। हम दोनों की शादी हो चुकी है। इसकी साक्षी उमा भाभी हैं। उमेश ने उमा की ओर देखा। भावनाएं अश्रु बनकर पिघल रही थीं। भावावेश में वह कुछ बोल न सकी। उसने केवल समर्थन में सिर हिला दिया। बाबूजी जो मूर्ति बने चुपचाप यह सब देख रहे थे, राकेश की ओर विस्मय से देखने लगे। राकेश ने आगे बढ़कर अर्चना का हाथ थामा और सबके सामने बाबूजी के चरण छू लिए। द्वारकानाथ टुक टुक बेटे को देखे जा रहे थे। उन्हें समझ ना आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। आखिर संभलकर उन्होंने पूछा, राकेश बेटा, यह सब क्या है? यह क्या किया तुमने? क्यों किया? भय था, केवल आपकी बीमारी का या सेठ जी के ऋण का, इसीलिए वास्तविकता प्रकट ना कर सका। सेठ मंगलचंद को यूं लगा जैसे अचानक कोई भूकंप सा आ गया हो, जिसने उसे झंझोड़ कर जीर्ण कर दिया हो। रीता कभी डैडी की ओर देखती और कभी राकेश की ओर। वाह, तुम बाप बेटों ने मेरे प्रेम का अच्छा बदला चुकाया है, सेठ मंगलचंद क्रोध की आग में भुनते हुए बोला। द्वारकानाथ विवश से सब कुछ देखे जा रहे थे। उमेश के पैरों तले से धरती खिसक चुकी थी। ऐसी स्थिति में अपनी इज्जत बचाने का उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। राकेश ने जेब से 2 लाख रुपए के पोस्ट डेटेड चेक निकाले और सेठ मंगलचंद से बोला, घबराइए नहीं, आपकी पाई चुका दी जाएगी। चंद दिनों की बात है। विश्वास ना हो तो चेक अभी से आपके नाम ट्रांसफ़र कर दूं। तुम चुकाओगे ऋण? शायद तुम्हारे झूठे कपटी भाई ने तुम्हें यह नहीं बताया कि ये चेक भी मेरे ही हैं और किसी भी समय कैंसिल किए जा सकते हैं। नहीं, यह रुपया तो उस माल की कीमत है जो हमने सप्लाई किया है। उसने चेक सेठ मंगलचंद के सामने रख दिए। बिजलानी एंड कंपनी आगरा। क्यों? यह भी एक चाल थी तुम्हारे भाई की मुझसे रुपया ऐंठने की, ताकि तुम्हारी और रीता की शादी शीघ्र हो सके। मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई द्वारका ने मुझे फंसाने के लिए जाल फैला रखा है। नहीं मंगलचंद, ऐसा ना कहो, द्वारकानाथ बड़े दुर्बल स्वर में बोले। मुझे इस बात का कोई ज्ञान नहीं था, तभी चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे हो। जीवन भर तुम्हारे घराने की ऋण से मुक्त रखा है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब भी कई ऐसे कागज मेरे पास हैं कि तुम्हारे घराने की ईंट से ईंट बजा सकते हैं। नहीं मंगलचंद, ऐसा ना करना। मेरी औलाद की कमजोरियों का बदला मुझसे मत लो। द्वारकानाथ ने सेठ मंगलचंद के पांव पकड़ लिए। मंगलचंद ने क्रोध में एक झटके से अपने पांव खींच लिए। द्वारकानाथ गिरते गिरते बचे। राकेश ने बढ़कर उन्हें थाम लिया। उमेश कोई निर्णय ना कर पा रहा था। वह समझता था कि फर्म पर चढ़े हुए ऋण का वही उत्तरदायी था। कहीं इस गर्मी में वह भी नंगा ना हो जाए, इसलिए उसने चुप साध ली थी। सेठ मंगलचंद ने बेटी को साथ लिया और जाने के लिए बढ़ा। उमेश ने उसे रोके जाने का अनुरोध किया। मंगलचंद कड़क कर बोला, नहीं, हट जाओ, जाने दो मुझे। इस घर का जल भी मेरे लिए विष है, वर्जित है। अब तो मैं इसे शमशान ही बनाकर छोड़ूंगा। यह कहते कहते उसकी जबान लड़खड़ा गई। पैर वहीं पर जमकर रह गए। रीता का हाथ स्वयं ही उसके हाथ से निकल गया। वह अवाक खड़ा उस काया को देखने लगा जो धीरे धीरे उसी की ओर आ रही थी। नहीं सेठ मंगलचंद, तुमसे ऐसा ना हो सकेगा। इस घर को तुम मेरे जीते जी शमशान ना बना सकोगे। मैं अभी जीवित हूँ। तुम कमला? रुकती हुई सांस में वह बोला, पहचान लिया आज तुम्हें? सुना था बेटी वालों का सिर सदा झुका रहता है। आज ये देखकर आंखें खुली कि किस प्रकार एक निर्लज्ज बाप स्वयं अपनी बेटी को बदनाम करता है, उसकी बेबसी का सौदा करता है। कमला? हाँ, वही कमला जिसे एक दिन तुमने पहचानने से इनकार कर दिया था, जिसे ब्याह के बाद ठुकरा दिया था तुमने। किंतु अपनी बेटी के जीवन इतिहास में वही अनुच्छेद दोहराने का तुम्हें अवसर न दूंगी। आंटी? अर्चना आश्चर्य से कमला जी को देखने लगी, जो अभी अभी भीतर आई थी। हाँ अर्चना, मैं स्वयं ही तुम्हें इतनी देर तक अनाथ प्रकट करने की उत्तरदायी हूँ। मैं जीवन भर इस बात से डरती रही कि तू कहीं मुझसे अपने डैडी का नाम ना पूछ ले। तो क्या? हाँ, मुझे अब इसका कोई डर नहीं। तेरा बाप तेरे सम्मुख खड़ा है, यही सेठ मंगलचंद, इस शहर का लखपति, सबसे बड़ा धनाढ्य। इसी ने तेरी माँ से शादी करके भरी सभा में इस वास्तविकता को झुठला दिया था। अपने प्रेम की पवित्र निशानी को किसी और का पाप कहकर मुझे गांव से बाहर निकलवा दिया था। अर्चना यह सुनकर चकरा गई और माँ का सहारा लेकर सेठ मंगलचंद को देखने लगी,
जो कमला जी से आंखें मिलाने का साहस न करते हुए सिर झुकाए खड़ा था। अपराध उजागर हो चुका था। कमला जी कुछ देर तक उसे देखती रहीं, फिर पर्स में से चेकबुक और पेन निकालते हुए बोली, कहिए सेठ जी, कितना लिख दूं? 2 लाख, 3 लाख? एक एक पाई जोड़ लीजिए इस घराने पर अपने ऋण की, ताकि मन में कोई अपूर्ण अभिलाषा न रह जाए। पूरा चुकता हो जाएगा आपका व्यापार। है ना आपका जीवन उद्देश्य? धन है ना आपका सर्वस्व? कुछ देर बाद सेठ मंगलचंद ने चेहरे को उठाया और कमला से आंखें मिलाने का प्रयत्न किया। फिर घूमता रीता को देखने लगा। वह चंद क्षण पहले ही पार्टी छोड़कर जा चुकी थी। मंगलचंद को कुछ भी कहने का साहस ना हुआ और बोझल मन से धीरे धीरे पग उठाता हुआ बाहर निकल गया। सभा में थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा और फिर अर्चना माँ कहकर कमला जी की बाहों में आ गिरी। माँ ने जैसे वर्षों के बाद बेटी को सीने से लगाया हो। उसे यूँ अनुभव हुआ जैसे जीवन में पहली बार प्यासा सावन उसके सूखे अतृप्त जीवन को जलथल कर देगा। द्वारकानाथ, उमा, उमेश और राकेश यूं स्तब्ध खड़े इस विचित्र घटना चक्र को देख रहे थे जैसे एक ही झटके ने उन सबके जीवन को एक नया मोड़ दे दिया हो। अतिथि एक एक करके चुपचाप खिसक गए। रात के 12 बजने को थे। एक एक करके होटल की बार के ग्राहक छटते गए। केवल मेज का सहारा लिए मंगलचंद शराब से हृदय की अग्नि बुझाने का प्रयत्न कर रहा था। न जाने क्यों आज यह ज्वाला और भी भड़के जा रही थी। वह नशे में डूबकर अपने पूरे अतीत और वर्तमान को भूल जाना चाहता था। कमला ने न जाने कहाँ से आकर आज उसके जीवन की नींवों को झंझोड़ दिया था। इतनी महान पराजय के बाद वह रीता को भी मुंह दिखाने के योग्य न रहा था। उसमें इतना मनोबल न था कि वह घर जा सके। वह जानबूझ के देर किए जा रहा था, इसलिए कि जब वह घर पहुंचे तो कोई उससे किसी प्रकार का प्रश्न न करे। रीता से भी उसे भय लग रहा था। गिलास खाली हो गया। सेठ मंगलचंद ने बैरे की ओर देखा और बोला, और लाओ, डबल। सहसा उसकी दृष्टि बार के एक अंधेरे कोने में पड़ी। उमेश अकेला बैठा धीरे धीरे ग्लास पर ग्लास खाली किए जा रहा था। मंगलचंद ने ऐसे हारे हुए जुआरी के सामान उसे देखा जो दूसरे हारे हुए जुआरी को देखकर मन में सांत्वना दे लेता हो। उसके ओठों पर अनायास एक घायल सी मुस्कुराहट फैल गई। गिलास हाथ में उठाए वह उसे देखता रहा। फिर ना जाने क्या सोचकर अपने स्थान से उठा और उमेश के सामने उसकी मेज पर जा बैठा। उमेश ने अधकुली अखियों से उसे देखा और फिर सिर झुकाकर पीने लगा। उमेश, तुम? अपने आप को छिपाने का प्रयत्न कर रहा हूँ सेठ। सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। सारी दुनिया को बैरी बना लिया है मैंने, पत्नी को, पिता को, भाई को और आपको भी। अपने गिलास हाथ में लिए तरंग में आपका संकेत सेठ मंगलचंद की ओर किया। मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे समान धोखा नहीं देता, वचन का धनी हूँ। ऐसा मत कहो सेठ, मैंने तुम्हारे साथ धोखा नहीं किया, अपना दिया हुआ वचन निभाया है। डैम इट, तुमने वचन भंग करके आज मेरी आशाओं को मिटा दिया है। तुम्हें इसी पवित्र शराब की सौगंध, झूठ ना कहो, मैंने अपना वचन निभाया है। राकेश की शादी हुई तो तुम्हारी ही बेटी से ना, रीता हुई या अर्चना, क्या अंतर है इसमें? रमेश ने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा। अर्चना का नाम सुनकर मंगलचंद फिर मौन हो गया। उसे लगा जैसे इस एक ही शब्द ने उसका नशा हिरन कर दिया हो। बैरे ने उसका गिलास वहीं लाकर रख दिया। मंगलचंद ने पहले गिलास में छलकती शराब को देखा और फिर उमेश की गहरी आंखों में झांका। उसने अपना गिलास सामने से हटाकर एक ओर सरका दिया। उमेश बहके हुए डंग में बोला, यह क्या सेठ जी, जीवन का अनादर? मुझे जीवन से घृणा हो गई है, तो मन क्यों छोटा करते हो? उमेश ने अपना गिलास एक ही घूंट में पीकर उसका गिलास मुंह से लगा लिया। कोई मार्ग नहीं जो दिखाई देता, मैं बताता हूँ। क्या? आत्महत्या। उमेश ने मुस्कुराते हुए उसका गिलास भी खाली कर दिया। क्या बक रहे हो? यही मार्ग है, वास्तविकता है। इससे आंखें मूंदना कायरता है, निर्लज्जता है। किंतु मेरी जायदाद का क्या होगा? अपनी बेटी रीता के नाम कर दो, बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं। नहीं, वे ऊंचे स्वर में बोला। तो अर्चना के नाम कर दो, यह भी असंभव है। वह फिर चिल्लाया। तो यह सब धन संपत्ति कमला को अर्पित कर दो। उसे मुझसे और मेरे मन से धन से घृणा है। तो फिर एक ही मार्ग है। क्या? पूरी संपत्ति तो मेरे नाम कर दो, मैं चलाऊंगा तुम्हारे कुल का नाम।
उमेश ने नशे में हिचकियाँ लेते हुए कहा। उसका नशा गहरा हो चुका था। मुझे स्वीकार है। मंगलचंद ने बहकते हुए उसका हाथ दबाया। बहरा मंगलचंद के गिलास में और शराब उड़ेल गया, जिसे उमेश ने उठा लिया। हो गई बात पक्की? पक्की। शायद इसके बाद ही मैं चैन से मर सकूंगा। मंगलचंद ने उमेश के हाथ से अपना गिलास थामने का प्रयत्न किया। उमेश ने गिलास को और अपने निकट खिसका लिया और बहुत धीरे से बोला, नहीं सेठ, जिस जीवन को त्याग दिया उसे फिर पास लाने की सोच रहे हो? यह कहकर उमेश ने एक हिचकी ली और गिलास को मुंह तक ले गया। सहसा उसके हाथ वहीं रुक गए। किसी ने सामने से आकर उसके हाथ से गिलास छीन लिया। उसने दृष्टि उठाई और देखता रह गया। यह राकेश था। यह क्या, यूँ अपने आप को मारने की ठान ली है आपने भैया? तुम कौन होते हो मुझसे? यह तुम्हारा छोटा भाई। चलो भैया, घर में सभी तुम्हारे लिए चिंतित हैं। सब मुझसे घृणा करते हैं। तुम्हारी बाबी, बाबूजी। नहीं भैया, यूँ होता तो मैं तुम्हें खोजने के लिए इस समय इस स्थान पर नहीं आता। नहीं राकेश, मैं इस घर में नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, वह लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोला। उसकी आंखों में आंसू उतर आए थे। राकेश ने पहली बार एक शराबी की आंखों में ऐसे आंसू देखे थे जिसमें आत्मग्लानि की झलक थी, पश्चाताप का भाव था। उसने भाई को सहारा देकर उठाया और बोला, नहीं भैया, तुम्हें राजा की सौगंध जो इनकार करो। उठो, चलकर देखो तो घर में सब के मन में तुम्हारे लिए कितना स्नेह है। क्या तुम अपने छोटे भाई की इतनी सी बात भी नहीं मानोगे? उस भाई की जिसने सबके सामने मुझे अपमानित किया। वह मेरी भूल थी जो आपे से बाहर हो गया। सच कहता हूँ भैया, मैंने जानबूझकर यह उद्दंडता नहीं की। उठो, मेरे साथ चलो। तुम मुझे नसीहत करने आए हो? यूं ही समझ लो। मैं नहीं जाऊंगा, उमेश ने दृढ़ स्वर में कहा और जमकर बैठ गया। तो तुम नहीं जाओगे भैया? नहीं। तो लो, मैं भी बैठा हूँ। तुम्हारे संग मैं भी पीऊँगा। तब तक पीता रहूँगा जब तक तुम मेरे साथ ना चलोगे। यह कहते हुए राकेश साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया और सेठ मंगलचंद वाला गिलास उठाकर अपने ओठों से लगाने लगा। उमेश ने पथराई हुई आंखों से इस शराब के गिलास को देखा जो राकेश के ओठों के पास आ चुका था। उसने झपट कर वह गिलास खींचना चाहा। राकेश ने गिलास को कसकर पकड़ लिया। इसी खींचातानी में दोनों भाई खड़े हो गए। शराब का गिलास फर्श पर गिर पड़ा और चूर चूर हो गया। गिलास फूटने के बाद क्षण भर के लिए बाररूम में सन्नाटा सा छा गया। बैरा भागकर इधर आया। काउंटर पर से एक और कर्मचारी भी आ गया और दोनों मेज से परे खड़े होकर देखने लगे। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को छोड़ दिया। एक साथ उनकी दृष्टि टूटे हुए कांच के टुकड़ों की ओर झलकी हुई शराब पर पड़ी। फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा। एक बिजली सी दोनों की आंखों में लहराई और आंसुओं के छिपी स्नेह की धारा उमड़ सी पड़ी। दूसरे ही क्षण दोनों भाई गले मिले। जब राकेश अपने भाई को बार रूम से ले जा रहा था तो मंगलचंद ने उन्हें देखा और फिर पास आकर खड़े बैरे से बोला, इसे मेरे बिल में लिख दो। बड़ी रात गए जब मंगलचंद अपने घर पहुंचा तो उसने देखा रीता घर पर नहीं थी। उसने घर के सब कमरे छान मारे, उसका पता नहीं था कहीं। सेठ मंगलचंद का रहा सहा नशा भी हिरन हो गया। घर के नौकरों में से किसी को उसका ज्ञान न था। आखिर चौकीदार ने बताया कि 2 घंटे पहले रीता गाड़ी लेकर किसी सखी के यहाँ चली गई है। निराश होकर बुझे मन से वह अपने कमरे में पहुंचा और उसने कांपते हाथों से स्विच ऑन किया। एकाएक सामने का दृश्य देखकर उसके पांव भी कांपने लगे। सेफ खुली पड़ी थी। वह झट दौड़कर सेफ के पास पहुंचा और भीतर झांककर देखने लगा। उसका कलेजा धक से रह गया। सेफ बिल्कुल खाली थी। कैश और गहने गायब थे। क्या रीता उसका सब कुछ लेकर भाग गई थी? उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। उसने संभलने का प्रयत्न किया और अंगीठी की ओर देखा। सब प्रणोट और दूसरे आवश्यक सरकारी कागज अधजले अंगीठी में पड़े थे। उसने सामने उसकी दुनिया लुट गई थी। उजाले अंधकार में परिवर्तित हो गए थे। इसी हड़बड़ाहट में वह पुलिस को सूचना देने के लिए टेलीफोन की ओर बढ़ा। उसकी दृष्टि टेलीफोन के नीचे दबे एक पत्र पर पड़ी। न जाने किस भय से रिसीवर उसके हाथ से स्वयं ही छूट गया। उसने टेलीफोन के नीचे से वह पत्र खींचा और पढ़ने लगा। लिखा था, डैडी, जिन आशाओं और अभिलाषाओं से आपने मुझे पाला था वह सब राख हो गईं। आपकी बेटी अर्चना आपको मिल गई। वह लड़की जो आपकी बेटी नहीं थी आपसे दूर जा रही है।
जाते जाते जीवन यापन का कुछ सामान भी वह साथ ले जा रही है। विवश है और क्या करे। जीवित रही तो इस उपकार का बदला कभी चुका देगी, वरना आशा है आप उसकी इस उद्दंडता को क्षमा कर देंगे। एक चोर दूसरे चोर से और क्या मांग सकता है, बस दया की भीख। आपकी नकली बेटी रीता। पत्र को पढ़ते ही मंगलचंद के पैरों से धरती खिसक गई। संसार एकाएक उसके लिए अंधकारमय हो गया। उसने पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन्हें सुलगती हुई अंगीठी में डाल दिया। वह आराम कुर्सी पर लेट गया और शून्य में झांकने लगा। उसके चेहरे पर ना जाने कहाँ से एक सांत्वना सी आकर बैठ गई थी, जैसे सब कुछ लुटाकर किसी को एकाएक सांसारिक मिथ्या का ज्ञान हो जाए। कभी कभी उमेश के शब्द उसके मस्तिष्क पर चोट लगा जाते। उषा की किरणें फूट रही थीं। होटल डीलेमार के बाहर मोटर में कमलाजी का सामान रखा जा चुका था। राकेश और उमा अर्चना के साथ कमलाजी के बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व संपूर्ण करके कमलाजी वापस श्रीनगर लौट रही थी। बाहर आते ही उनके मुख पर अरुण सी झलक आई। उन्होंने मुस्कुराकर सस्नेह राकेश और अर्चना को आशीर्वाद दिया और उमा से बोली, उमा बहन, अब मैं अपना भार तुम पर छोड़े जा रही हूँ। नहीं बहन, इसे भार ना कहो। अर्चना तो हमारे घर की शोभा है। हृदय का भार तो वास्तव में आज हल्का हुआ है, अपना वचन निभाकर। अर्चना ने माँ का बैग उठा लिया और गाड़ी में रखने के लिए बढ़ी। राकेश और उमा भी साथ थे। सहसा कमलाजी चलते चलते रुक गईं। उनकी दृष्टि दूर खड़े सेठ मंगलचंद पर पड़ी। वह न जाने कब से लॉन में बैठा उसके बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा था। कमलाजी को यूं अनुभव हुआ जैसे एक ही रात में वह 10-15 वर्ष और बूढ़ा हो गया था। राकेश और उमा सेठ मंगलचंद को देखकर भी गाड़ी की ओर बढ़ रहे। अर्चना ने मुंह मोड़ लिया, किंतु कमलाजी वहीं खड़ी रहीं और एकटक उसे देखने लगीं। उसका दुखी चेहरा देखकर उनके मन में क्षण भर के लिए उस व्यक्ति के प्रति, जिसके कभी जीवन में किसी क्षण में उसने प्यार किया था, करुणा की एक किरण सी फूटी। वहाँ खड़े खड़े ही उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मंगलचंद सेठ? तुम्हारी प्रतीक्षा। किस लिए? अपने पापों के पश्चाताप के लिए। तुमसे किसने कहा कि तुमने कोई पाप किया है? मेरी आत्मा ने। क्या तुम्हारी भी आत्मा है? नहीं मंगलचंद, तुम्हारी आत्मा तो उसी दिन मर गई थी जब तुमने एक निसहाय लड़की को घर से निकाला था। आज मैं उसी के द्वारे शीश निभाए खड़ा हूं। वह तो कब की मर चुकी, मैं तो कमला हूं। होटल स्नोलैंड की मालकिन, उसके पुराने मालिक शमशेर सिंह की इकलौती बेटी। तुम अब मेरी परीक्षा लेना चाहती हो कमला? किस बात की? प्रेम की। इस शब्द पर कमलाजी अनायास हंसने लगी, जैसे उनकी जुबान पर यह शब्द प्रेम की भावना का उपहास था। सेठ मंगलचंद आगे बढ़ता हुआ बोला, विश्वास करो कमला, मैं अपने खोए हुए प्रेम की भिक्षा मांगने आया हूं तुमसे। तुम्हें और अर्चना को अपनाने आया हूं। भगवान के लिए मुझ पर विश्वास करो। नहीं मंगलचंद, कमलाजी गंभीरता से बोली, हमारा तुम्हारा मिलन अब इस दुनिया में संभव नहीं। आज अपने जीवन का रहस्य प्रकट करके मैंने अर्चना को समाज में स्थान दिलाया है, किंतु यह मत समझना कि मैंने यह सब कुछ अपनेपन निजी जीवन में कोई मोड़ लाने के लिए किया है। मुझे तुम्हारी सहानुभूति की आवश्यकता नहीं। कमला, मैडम कमला कहो अजनबी। मैं पराये व्यक्तियों से अधिक घनिष्ठता पसंद नहीं करती। मुझे कल ही तुमसे घृणा थी, आज भी है और आजीवन रहेगी, क्योंकि तुमने न केवल एक अबला को ही ठुकराया है, बल्कि एक माँ को भी उसकी बेटी से अलग रखा है। उस प्यासे सावन की भांति जो दूसरों के जीवन में तो हरियाली भर दे, किंतु स्वयं तड़पता रहे, सुलगता रहे, तरसता रहे। कमलाजी ने एक ही सांस में सब कुछ कह डाला और मुंह फेर कर गाड़ी की ओर बढ़ गईं। मंगलचंद पत्थर की मूर्ति बना उसे देखता रहा। कमला के शब्द उसके कानों में सनसनी सी उत्पन्न कर रहे थे। कमलाजी धीरे धीरे गर्वित सी कार की ओर बढ़ गई। गाड़ी में बैठने से पहले उन्होंने अर्चना और उमा को गले लगाया और राकेश से विदा लेते हुए बोली, मत भूलना कि होटल स्नोलैंड ही वह स्थान है जहां प्यार पलता है, पनपता है, परवान चढ़ता है। द बेस्ट प्लेस फॉर हनीमूनिंग। यह कहते हुए कमलाजी ने ड्राइवर को चलने का संकेत किया और मुस्कुराते हुए विदा कहा। अर्चना ने आज जीवन में पहली बार उनकी आंखों में आंसू झिलमिलाते देखे थे।
गाड़ी चल पड़ी और धीरे धीरे दृष्टि से ओझल हो गई। मंगलचंद पथराई आंखों से उधर देखता रहा। उसके मस्तिष्क के छायापट पर दृश्यों का एक चलचित्र सा उभरा। कमला यौवनमाती बदली सी उसके जीवन पर छाई और एक ही बौछार से निहाल कर गई। और फिर उसने कमला को ठुकरा दिया। यौवन पर जैसे कड़ी तपती हुई झुलसा देने वाली दोपहर आ जाए और सावन की रिमझिम समाप्त हो गई। बौछारें लुप्त हो गईं और सावन प्यासा रह गया। उसी के कारण जीवन के लंबे काल तक अतृप्त रहा। उसी के कारण यह कैसा घटना चक्र है। गाड़ी दूर होती गई, अंतर बढ़ता गया। यह मार्ग का अंतर न था, हृदयों का अंतर था। अंधकार बढ़ गया, परछाइयाँ डूब गईं। तो मित्रों, इस प्रकार गुलशन नंदा का उपन्यास प्यासा सावन आज समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको यह उपन्यास अवश्य पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइबर्स बहुत कम मिल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो इस चैनल को और आगे बढ़ाएं, क्योंकि इस चैनल पर पुराने अच्छे उपन्यास मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि इस तरह का भी कोई चैनल है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सभी फ्रेंड्स, रिलेटिव सभी को बताएं इसके बारे में। धन्यवाद।